और एक बार फिर युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध में एटमी खतरा बढ़ा है। एक और न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा बेलारूस। न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए रूस से लेगा मदद भी। पुतिन से बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको करेंगे बात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन का नया एटमी प्लान क्या है। बेलारूस में एक और न्यूक्लियर प्लांट लगा सकता है रूस, ये उसका एक बड़ा रणनीति है, उसकी एक बड़ा प्लान है। नए न्यूक्लियर प्लांट को लेकर पुतिन लुकाशेंको से बात करेंगे। बेलारूसी शहर माइलिव के पास बनाया जा सकता है ये प्लांट। फिलहाल बेलारूस के पास एक न्यूक्लियर प्लांट है। पहला प्लांट विनियस के पास मौजूद है। 2020 से इसका संचालन चल रहा है। नए न्यूक्लियर प्लांट की तैयारियों से भड़का है लिथुआनिया। न्यूक्लियर प्लांट को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया गया। लिथुआनिया घर बैठे अच्छा मुनाफा कमाना सब चाहते हैं। कैंडल मेकिंग बिजनेस से ये सपना पूरा करें। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें द्वारा, लेकिन पुतिन अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप की शपथ के बाद यूरोप के देशों की चिंता साफ नजर आने लगी है। यूरोपियन यूनियन की चिंता है कि अमेरिका की विदेश नीति बदल चुकी है और वर्तमान सरकार की प्राथमिकता यूरोप या यूक्रेन की सुरक्षा नहीं है। अब यूरोप ने बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन युद्ध जारी रखने की रणनीति तैयार की है। इसके साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने का प्लान भी तैयार कर लिया है। The Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. किसी देश की विदेश नीति को पूरी तरह बदलने में कई दशक लगते हैं। ट्रंप की वापसी के साथ ही अमेरिका की विदेश नीति में परिवर्तन दिखने लगे हैं। Thank you very much, everybody. भले ही धरातल पर उतरते इसे कई साल लगे, या हो सकता है कि भविष्य में ट्रंप पुरानी विदेश नीति को ही अपना ले। Speaker Johnson. लेकिन परिवर्तनों का असर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के शपथ समारोह में ही नजर आने लगा, क्योंकि यूरोप के बड़े नेताओं को न्योता ही नहीं दिया गया। Our country will flourish and be respected again all over the world. यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को ट्रंप की शपथ का न्योता नहीं मिला। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स को भी शपथ में नहीं बुलाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी चिट्ठी नहीं मिली। ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन भी मेहमानों की लिस्ट में नहीं थी। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा भी नहीं नजर आए। नेटो प्रमुख मार्क रूटे को नहीं बुलाया गया। यूरोप के साथ अलगाव का कारण है ट्रंप की विदेश नीति, जो यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा के लिए उतनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाती जितनी अमेरिका दिखाता रहा है। अब ये खाई और चौड़ी होती जा रही है। ट्रंप की शपथ के दौरान ही फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान इसकी तस्दीक करता है। ट्रंप की वापसी के साथ ही यूरोप का सुरक्षा चक्र उतना मजबूत नहीं रह गया है जितना माना जाता रहा है, जिसकी वजह है यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी से अमेरिका का हाथ खींचना। ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि वो दूसरों की नहीं बल्कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जंग लड़ने आए हैं। ऐसी स्थिति में यूरोप के अस्तित्व पर खतरा गहराने की आशंकाएं तेज हो गई हैं। ट्रंप लंबे समय से नेटो की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सुरक्षा गारंटी का कार्ड बन चुका है।
नेटो में यूरोप के 30 देश हैं। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि यदि बाकी नेटो सदस्य अपना रक्षा बजट नहीं बढ़ाते तो अमेरिका अपने खर्च पर उन्हें सुरक्षा क्यों देगा। ट्रंप ने शर्त रखी थी कि हर नेटो देश को जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करना होगा, लेकिन अभी 3.6% के साथ अमेरिका, 2.2% के साथ ग्रीस, 2.14% के साथ एस्टोनिया, 2.10% के साथ यूनाइटेड किंगडम और 2% के साथ पोलैंड ही इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। फ्रांस 1.8% और जर्मनी 1.2% खर्च करते हैं और बाकी 25 देश 1% से भी कम नेटो डिफेंस बजट पर खर्च कर रहे हैं। ट्रंप की वापसी के साथ ही यूरोपीय देशों को डर है कि अमेरिकी सैन्य बेड़े का रक्षा कवच भी उनके सिर से छिन सकता है। जिस तैयारी के संकेत मैक्रो दे रहे हैं वो नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर नजर आने लगी है, क्योंकि रूसी सीमा से सटा यही सबसे संवेदनशील क्षेत्र है जिसे नेटो चीफ और पूरा यूरोप खतरा मानता है। यूरोप के देशों ने रूस से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है और वो मान चुके हैं कि इस जंग में ट्रंप सरकार का सहयोग नहीं मिलने वाला है। इसीलिए रूस को यूरोप के सभी देश यूक्रेन के साथ जंग में उलझाए रखने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप के देशों से काम भर की हथियार आपूर्ति यूक्रेन को जारी रहने वाली है और इस बात को रूस बखूबी समझता है कि इन हथियारों के दम पर यूक्रेन उसको ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सकता। बदलते हालात को देखते हुए रूस ने यूरोप की घेराबंदी कर दबाव बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूरोपीय देशों से मिलने वाली मदद का अंतिम द्वार भी बंद किया जा सके। अटलांटिक महासागर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। रूस का एक ओशियोनोग्राफिक वेसल उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखा गया। ओशियोनोग्राफिक जहाज समुद्री शोध के काम आते हैं। पुर्तगाल के करीब इस जहाज को ट्रेस किया गया। पुर्तगाली वायुसेना ने 19 जनवरी को जहाज को ट्रेस किया। पुर्तगाल का दावा है कि जहाज को समुद्र तल पर बिछे इंटरनेट केबल काटने के लिए भेजा गया। रूस की डार्क फ्लीट के कई जहाज यूरोप के इंफ्रा को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की वापसी के बाद समीकरण रूस के हित में नजर आ रहे हैं। जब तक अमेरिकी संप्रभुता या अमेरिकी हितों पर रूस खतरा नहीं बनता, तब तक रूस के खिलाफ ट्रंप का रुख आक्रामक होने की उम्मीद कम ही है। अब यूरोपीय देशों की आत्मरक्षा का सवाल बड़ा है। नेटो देशों के लिए पहले केवल रूस खतरा था, अब ट्रंप भी खतरे की तरह नजर आने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेटो का अस्तित्व बच पाएगा या सोवियत संघ की तरह वो भी खंड खंड हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।